आज इस सभागार में डॉक्टरों की नियुक्ति, ढेर सारे एम्बुलेंस का संचालन, और स्वास्थ्य सेवा में नए नए आयाम जोड़ने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित मनिका विधायक रामचंद्र जी, उपस्थित विभागीय सचिव सह अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, उपस्थित हमारे प्रधान सचिव बन्ना दादेन जी, उपस्थित सचिव हमारे बन्ना गुप्ता जी, विनय चौबे जी, उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम में कई सारी चीजें आपने देखी, एम्बुलेंस का संचालन, नए ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा को और सरल और बेहतर बनाने का कार्यक्रम, नए संस्थाओं के साथ जुड़कर जन जन तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का नया आयाम और लगभग 38-40 नए डॉक्टरों की नियुक्ति और आज साथ साथ में कई अच्छे डॉक्टरों का सम्मानित, अस्पतालों को सम्मानित इस मंच से किया गया। स्वास्थ्य को लेकर सरकार आज नहीं बल्कि लंबे वर्षों से दिन रात इस प्रयास में लगा है कि जन जन तक स्वास्थ्य सेवा कैसे हम लोग बेहतर उपलब्ध करा पाए। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तो मंचों के माध्यम से बातें बहुत कुछ कही जा सकती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही जा सकती है, बहुत बड़े बड़े आंकड़े भी बताए जा सकते हैं, लेकिन इसका काम बहुत कठिन। जितनी अच्छी बातें इसमें कही जा सकती है, काम उतना ही इसका जो क्षेत्र है बहुत चुनौती भरा है। और आज के समय में तो जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर दुनिया भर में चुनौतियां हैं, तो हमारे जैसे पिछड़े राज्यों के लिए क्या हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं।
किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। अब पलक झपकते ही पूरे दुनिया को उसने अपने चपेट में ले लिया। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा और इस दौरान जो भी कदमें अलग अलग देशों ने, अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग जिलों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने इस कोविड महामारी से निकालने का प्रयास किया, ये बहुत बता पाना मुश्किल है कि लोगों ने क्या किया है। अंतोगत्वा जिस संक्रमण के लिए दवाइयां बनती है, आमतौर पर जो हमें एक लेमेन में जो जानकारी है कि एक दवाई को बनने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं, वो दवाई 4 महीने 6 महीने में बना करके सभी देश दुनिया के लोगों को लगा देते हैं। संयोग से इस वैश्विक महामारी में मुझे कोविड तो नहीं हुआ, लेकिन राज्य का मुखिया होने के नाते लोगों को प्रेरित, लोगों को जागरूक करने के लिए मुझे भी इंजेक्शन लगाना पड़ा। पहला, दूसरा, अगर तीसरा चौथा भी आए तो वो भी लगाना पड़ेगा। चलिए, कोरोना है क्या, इसको समझते समझते कोरोना भी अपना मैदान छोड़ करके निकलता है। आज अदा कदा कहीं छोटा बहुत छिटपुट घटनाएं सुनने को मिलती होंगी, तो इस तरीके की चुनौती है। और स्वास्थ्य को लेकर मैं थोड़ा सा, मेरी जो सोच होती है उस सोच में स्वास्थ्य अमीर के लिए, गरीब के लिए, हर वर्ग के समान और एक नजरिए से और एक तरीके से उसको उपलब्ध हो, इस सोच के साथ मेरा सोच चलता है कि हर व्यक्ति को एक ऐसा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो और वो स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल बेहतर है। ये नहीं गांव वालों के लिए कुछ, शहर वालों के लिए कुछ। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ इसमें भी लोगों ने कैटेगराइज कर रखे हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े 5 स्टार अस्पताल बना करके लोगों की वो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लोग वैसे भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार इस तरीके से नहीं सोच सकती। सरकार सबको एक बराबर नजर से देखना सरकार का कर्तव्य है। अभी हमारे इस राज्य के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई और मुझे नहीं लगता है चुनौतियां कभी खत्म हो। इसमें एक ही चीज की आवश्यकता है, सजगता, जागरूकता और संवेदनशीलता। और इस बीच में इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाली व्यवस्था वो किस तरीके से काम करे। एम्बुलेंस आज से नहीं चल रहा, ना जाने कितने एम्बुलेंस सड़क के खत्म भी हो गए।
हल्का हल्का धुंधला धुंधला थोड़ा मुझे याद है कि एम्स के बराबर की अस्पताल हमारे राज्य में भी बना, जिसको आज हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं। आज तो हम अपने स्वदेशी व्यवस्था को भी हम साथ करते हुए चलते हैं। उस समय एम्स के अंदर मर्सिडीज वोल्वो जैसे बड़े बड़े बसेस के कार्डियक एम्बुलेंस हुआ करते थे। लेकिन तकनीक की जानकारी का अभाव ना होने की वजह से वो सभी एम्बुलेंस सड़क के घर के आज मिट्टी में हुई। आज ऐसा नहीं कि सरकार इसमें पैसे खर्च नहीं कर रही। आज इतने बड़े संख्या में एम्बुलेंस खरीदी गई, उसके लिए पैसे लगे। आज इसको संचालन करने के लिए भी सरकार खर्च करेगी। स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है, उनको भी सरकार तनख्वाह देगी। और सरकार इतनी बड़ी बड़ी प्रयास कर रही है कि घर घर में गाड़ी जाएगी, डॉक्टर उसमें जाएगा और पूरा गाड़ी स्वास्थ्य सुविधा से लैस होगा और ग्रामीणों का इलाज करेगा। ये आज से नहीं, काफी दिनों से चला रहा है, काफी वर्षों से चल रहा है। और आपको पता है झारखंड हमारा देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। हमारा अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। मेरी आंखों देखी व्यवस्था घटनाएं जो मैंने देखा है कि जब तक वो एम्बुलेंस और डॉक्टर गांव में जाएगा तब तक गांव का किसान मजदूर अपना घर छोड़कर के खेत में होगा या मजदूरी कर रहा होगा। और जब तक मजदूर वापस अपना घर जाएगा तब तक एम्बुलेंस स्टार्ट होकर के अपने गंतव्य स्थान पर जाके बात हो जाएगा। तो कहां हमने ग्रामीण, हमें ये भी तय करना चाहिए कि गांव के लोगों को, जैसे आज हम फलाना तारीख को राशन देते हैं तो इस तारीख को यहां पर ये एम्बुलेंस रहे, ताकि लोग भी जो निहित वक्त है उसमें अपने बाकी कामों को पूर्ण कर या उसको स्थगित कर उस वाहन के इंतजार में लगे, तभी उस वाहन का उसको लाभ मिलेगा, उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ। नहीं तो जब तक गांव खाली है, वाहन जाकर के वहां पेड़ के नीचे लग गया, घड़ी बजा, घंटी बजा, वापस चले गए, तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। मुझे लगता है कि जो संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, जो समूह आज इनका सही उपयोग करेंगे, वो इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि हमारे ग्रामीणों के लिए जो आप सरकार के साथ हम साथ हुए हैं, इस बात को पूरे राज्य के गांव-गांव में ये बातें जानी चाहिए कि कौन गांव में किस दिन कितने बजे ये वाहन आएगा और इस वाहन के माध्यम से आपको फलाना फलाना स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगा।
दिन में भी गांव में टीबी के लोग की संख्या आपको कई मिल जाएंगे, जबकि सरकार उसके लिए मुफ्त दवा बल्कि उसको स्वास्थ्य होने के लिए आर्थिक सहयोग और साथ साथ में भोजन अलग से जो पौष्टिक आहार है वो भी उपलब्ध कराती है। लेकिन अभी भी इससे ग्रसित लोग आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का अभाव इन चीजों से खरीदता है। हमारे अस्पतालों में कई दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, और एक्सपायर होगा क्यों? लोगों को जरूरत के समय अगर दवा ना मिले तो स्वाभाविक रूप से वो दवाई एक्सपायर होना है। हम भी अगर बीमार पड़ते हैं, अगर हमको बुखार है, बुखार का हम 10 टैबलेट का एक पत्ता खरीदते हैं, पता चला 3 टैबलेट में मेरी बुखार उतर गई तो बाकी दवा भी खाना हम खुद छोड़ देते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ दिनों के बाद एक्सपायरी हो जाएगी। तो जरूरत कब मरीज को है, व्यक्ति को है, उसको विधि में मिनट 5-10 मिनट के अंदर उसको दवा मिल जानी चाहिए। और यही परिकल्पना को सोचकर हम लोगों ने पंचायत स्तर पर अभी दवा दुकान खोलने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत नहीं, कल हम इसको गांव भी ले जाएंगे। अभी मैं पहला इस विषय पर सोचते सोचते मैंने पूछा, हमारे एसीएस रैंक की एक वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली में है, उनसे मैंने पूछा कि ये दवा दुकान खोलने का कौन क्या तरीका है, जरा हमें बताइए। बोले नहीं, फार्मासिस्ट होने की आवश्यकता है। आप बोले ये कानून कब का है? कानून तो पता नहीं कौन आदत जमाने का है, जब लोगों को दवा मिला करके इसका गोली, उसका पानी, मीठा खट्टा क्या है वो सब मिला करके देने वाला उस समय का ये कानून है। जबकि आज हर चीज, बीमारी से लेकर के दवा का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी तक का और खाने का तरीका भी उसमें थोड़ा सा मेंशन रहता है, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, सब चीजें आज कुछ दवा के ऊपर ही खाना पड़ा। आदमी को बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, अंग्रेजी हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। हमको तो लगता है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा रहता है दवा। और आमूमन यहाँ जितने सभागार में लोग बैठे हैं, मंच के उधर, मंच के इधर, सभी के घर में आज के दिन में इतना दवा का डब्बा पड़ा हो। क्या हम सब फार्मासिस्ट हैं क्या? फिर ये फार्मासिस्ट का पजड़ा क्यों लगा रखा है? तभी हमने कहा अब हम पंचायत दवा दुकान खोलेंगे और अपने ग्रेजुएट लड़कों को एक स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाए। बहुत सारी चुनौतियां हैं इस विषय पर। अगर हम अभी बातें बोले तो बहुत बातें निकलेंगी। हम लोगों ने तो हर प्रयास, कोशिश, हम लोग किसी जगह पर ये नहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर
शांत हो जाते कि नहीं अब सब अच्छा है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि स्वास्थ्य को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, सबसे पहले लिखा रहता है 24/7 हेल्थ केयर सर्विस, 24 घंटा आपके लिए। नहीं तो बाकी के राशन दुकान में क्यों नहीं लिखा रहता है 24 घंटा खुला रहता है? क्यों गाड़ी के शोरूम में नहीं खुला रहता है? कपड़े का दुकान में क्यों नहीं लिखा रहता? ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आदमी सो नहीं सकता। इसलिए संवेदनशीलता के साथ निरंतर सोचने की आवश्यकता है। और वर्तमान स्थिति पर यह देश का पहला राज्य होगा जहां इस राज्य के आम नागरिकों के लिए सस्ते दर में एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा रही है, जो आज के दिन में और इसमें ऐसा नहीं है कि आम लोग जो पैसे दे रहे हैं वो लोग ना, सरकार के लिए हर व्यक्ति बराबर है। अगर बीपीएल परिवार का भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसका इलाज इस राज्य में संभव नहीं है, तो उसको भी उस एयर एम्बुलेंस से मुफ्त पहुंचा करके इलाज करा के लाएगी। ये भी सरकार है। तो कई ऐसी चीजें हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी मैंने पूछा सचिव महोदय को कि हमने कहा है कि यहां पर एक और हम अपना मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करेंगे रांची में, उसकी क्या परिस्थिति? तुरंत यहां पर डीसी साहब को बुलाया गया, पहले से इनको निर्देश दिया गया था और जगह भी चिन्हित हो गई। और अब जिस तरीके से रिम्स हमारा मेडिकल कॉलेज, जो कभी मुझे लगता है कि 600-700-800 लोगों के लिए, 2000 लोगों के लिए बनी थी, आज 15,000 लोगों की सेवा कर रहा है। बेचारा आज इतना थक सा गया है कि उसको कभी कभी रिपेयर मेंटेनेंस में भी ले जाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आज उस चीज को एक ध्यान में रखते हुए इस एक बेहतर और वर्तमान तकनीकी आवश्यकताओं को के साथ लैस एक भव्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना राज्य में बहुत जल्द हम लोग करेंगे, जहां वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज देश के अंदर हर साल लगभग 15-16 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं। और डॉक्टरों के क्षेत्र में 70,000, 80,000, 90,000 हर साल डॉक्टर बनते हैं। जब तक इन डॉक्टरों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर निश्चित हो जाना पैमाने। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है। कुछ चीजें नीतिगत निर्णय भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो समय परिस्थिति को ध्यान में ना रखते हुए लिए जाते हैं, तो नुकसान भी भुगतना पड़ता है। हमारे केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज सुदूर जो हमारा जिला है, हमारा वैसे भी झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो काफी उतार चढ़ाव वाला है, जहां पर लोग शहरों के जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहर वहां नहीं है, वहां पर मेडिकल कॉलेज अगर हम खोलते हैं तो शायद वो मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार को कभी नहीं चला पाएगी।
केंद्र सरकार हो सकता है चला ले, क्योंकि वहां हम फैकल्टी को पहुंचा नहीं सकते। जिस भी फैकल्टी को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी लेक्चरर प्रोफेसर को पहुंचाएंगे तो उसका भी बाल बच्चे, उसका भी जीवन यापन कैसे जाएगा। आज यही वजह है कि 15 साल पहले इस राज्य को मिला हुआ एम्स जो देवघर में अवस्थित है, वो आज ओपीडी से आगे नहीं बढ़ता। तो ये स्वायत्ता राज्य सरकार को देना चाहिए केंद्र सरकार से कि आप राज्य के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए राज्य सरकार ज्यादा बेहतर आकलन कर सकता है, बता सकता है कि कहां मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, किस तरीके से इसका संचालन होना चाहिए। लेकिन सारी चीजें थोप दी जाती है ऊपर से, सब वो बन के फिर खंडर होने में उसको वक्त नहीं लग गया। कुछ दिनों के बाद मेडिकल काउंसिल तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देता है कि आपके पास ये प्रोफेशन नहीं है, वो लैब नहीं है, ये ऑपरेशन, ये काम नहीं करता है, तो अगला हफ्ता जो मेडिकल स्टूडेंट की सीटें हैं वो हम घटा देंगे। एक बार घटेगा, 2 बार घटेगा, तीसरी बार पूरा घटेगा। तो कैसे हम उसको संचालन करें? तो ऐसी कई चीजें हैं जिसका भी कोई ना कोई रास्ता हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। और यही वजह है कि राज्य के अंदर जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लोड बढ़ रहा है, हम लोग और प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का नए आयाम जोड़ने पे तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ साथ में इस उम्मीद के साथ नहीं कि फलना मेडिकल ग्रुप यहां आएगा तो वो बेहतर कर देगा स्वास्थ्य सुविधा, ये मेडिकल ग्रुप आएगा तो उसको हमने इतना मदद किया, ये जमीन दिया, वो जमीन दिया, इतना का इकरारनामा किया, एमडीओ हो गया तो हमारा सब ठीक हो जाएगा। हम उस भरोसे के साथ नहीं चलते। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस शहर के अंदर एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज होगी जहां अल्टरनेटिव व्यवस्था के साथ हम उसको मजबूती के साथ खड़ा करना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों का, और जो नए नवनियुक्त डॉक्टर हैं उन सब लोगों को भी कि आप लोग सरकार की नियुक्ति में आप गए, लेकिन इसमें बहुत मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने में विश्वास रखता हूं, एक पॉजिटिव माइंड के साथ चलने का प्रयास करता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे भी उछल कूद करना पड़ जाता है, क्योंकि वर्षों से जो चीजें चली आ रही है, जो ट्रेन 110 की स्पीड में चल रही है, उसको रोकने में तो समय लगेगा। नहीं तो कुछ दिनों के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नया लिस्ट खड़ा होने लगता है। सभी को एकदम शहरी इलाका, शहरी क्षेत्रों में काम करने का इच्छा होने लगती है। मैं मानता हूं ये मानव जीवन का स्वभाव है, लेकिन इस चुनौती को कौन करेगा? अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं जरूर विभाग से ये कहता कि इस
राज्य का कौन सा ऐसा कोना है जहां डॉक्टर नहीं जाना चाहता है, वहां मेरा मरीज। आप गांव में लोगों को देखेंगे, तबीयत खराब होगी, बहुत पीड़ा होगी, लेकिन चलिए अब आप लोग के जिम्मे हम लोगों ने जिम्मा सौंपा है, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सरकार को एकदम बिल्कुल निराश नहीं करेंगे और जो जिम्मेवारी मिली है हम तो ये भी आप लोगों को इतनी छूट देते हैं कि आप 100% मत कीजिए, कम से कम 50% भी कर दीजिए, उसमें भी इतना बड़ा बदलाव होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो जिम्मेवारी का 50% भी हम लगा लें तो भी इतना मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिलेगा क्या अंदाजा नहीं लगा। आज हमारे गांव इस राज्य का तो सबसे बड़ा कहीं की सौभाग्य दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ के लोग इतने सरल और सीधे हैं कि गाय भी उतना सरल सीधा नहीं हो। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ हम लोग थोड़ा जागती करते हैं जब ये खबर उठ के आती है कि फलाना गांव से खाट पर मरीज को लाया गया, साइकिल पर मरीज को लाया गया और सरकार कभी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बांट रही है, कभी बड़े बड़े एम्बुलेंस बांट रही है, फुल लोडेड एम्बुलेंस चला रही है। मैं तो यहां तक कहता हूं, विभाग को ये भी कहता हूं कि आपको क्या चाहिए, आपको हवाई जहाज भी आपके पास है, आपको गांव में हेलीकॉप्टर उतारना है, हेलीकॉप्टर इलाज के माध्यम से इलाज करना है तो वो भी सरकार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कहीं ये चीजों को सिर्फ दिखावटी ये में हम लोग ना रखें। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीजों को ऐसा यहां बनाएं आप, और ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से यहां से लोग भेलौर और मद्रास में इलाज कराने के लिए अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं, और ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से यहां से लोग भेलौर और आप लोग देखेंगे जरूर कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है इस योजना को, जहां हमारे आने वाली पीढ़ी, अभी जैसे नर्स की बात करें, अभी मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां तो लड़कियां खाली नर्स का कोर्स कर रही है। क्या लड़के नर्स नहीं बन सकते क्या? किसी को पता ही नहीं, कोई बंदिश नहीं है। लड़के भी नर्स बन सकते हैं, मेल नर्स का काम कर सकते हैं। आज के दिन में और सब अस्पतालों में देखेंगे कि लड़के भी आज के दिन में नर्सों का काम कर रहे हैं, और अधिकतर तो जो रेस्क्यू, मेडिकल रेस्क्यू होता है उसमें मेल नर्स का ही काम आता है। तो यहां जितने भी डॉक्टर और इस सब से जुड़े हैं, कम से कम आप अपने इर्द गिर्द में भी, आसपास लोगों में भी जो नौजवान हैं, कोई लड़का इस बात को नहीं जानता होगा कि लड़का भी नर्स का पढ़ाई कर सकता है, और कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कभी फॉर्म भरता ही नहीं।
हमें इस पर भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रकट करें। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रही। अब हम स्मृति चिन्ह और शॉल से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान करें। सर, तालियां भी हो आपकी तरफ से। स्मृति चिन्ह और शॉल धन्यवाद सर। और मैं अभियान निदेशक सर से निवेदन करती हूँ मंचासीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को स्मृति चिन्ह एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित करें। तालियां होती रहे आपकी ओर से।